हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग अपना हेडिंग डाल रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। दोस्तों यहाँ से हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे कि इसको सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग एक भारत का मैप को बनाते हैं। यहाँ से हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक मैं भारत का मैप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, ये भारत का मैप है और हम अगर सबसे नॉर्थ साइड में जाएंगे, यानी सबसे उत्तर साइड में जाएंगे, तो हमें यहाँ पर एक नदी मिलेगी जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये हमें समझने वाली बात है यहाँ पर, ये जो सिंधु नदी है इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी की सभ्यता हमें प्राप्त हुई है, वो सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां उनके किनारे बसी हुई प्राप्त हुई है। तो आप लोग समझने की कोशिश करिए, इसको सिंधु घाटी क्यों, सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर जितने भी स्थल खुदाई में मिले हैं वो सभी सिंधु घाटी नदी या सिंधु नदी के किनारे ही मिले हैं। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे इसको हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा में ही खुदाई हुई थी, तो इस स्थल के नाम पर ही इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार 1856 ईस्वी में क्या हो रहा था, एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी जो लाहौर से कराची तक बिछाई जा रही थी। लाहौर से कराची। दोस्तों यहां पर एक रेलवे लाइन पड़ रही थी। जब यहां पर खुदाई होना स्टार्ट हुई रेलवे लाइन के लिए, तो यहां पर बहुत सारी कच्ची ईंटें और बहुत सारे मकान निकलने लगे। तो दोस्तों जब ये कच्ची ईंटें यहां पर निकलने लगी, तब यहां पर एक बहुत बड़ी सभ्यता का प्रमाण होने का पता लगा। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेंगे कि इस सभ्यता का पता किसने लगाया। तो दोस्तों इस सभ्यता का जो पता लगाया था वो दयाराम साहनी के द्वारा लगाया गया था 1921 में। और उसके बाद दोस्तों यहां पर जो खुदाई का काम प्रारंभ हुआ वो जॉन मार्शल इनके निर्देशन में यहां पर खुदाई कराई गई। तो दोस्तों अभी हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं वो सारा वही मैटर पढ़ेंगे जो हमारे पेपर्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना दोस्तों, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं हमें वहीं से हमें स्टडी करनी है, वहीं से मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हड़प्पा सभ्यता को देख लेते हैं। यहां पर सबसे पहला स्थल, यहां पर सबसे पहला स्थल हड़प्पा है। तो हम लोग देखते हैं हड़प्पा से हमें कौन कौन से प्रमुख चीजें प्राप्त हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देख लेते हैं, यहां से हमें अन्नागार प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैं लिखवा रहा हूं आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों हमारे पेपर्स में। तो चलिए अन्नागार के बाद आगे हम लोग देखते हैं, यहां से हमें श्रमिक आवास प्राप्त हुए। श्रमिक आवासों की जो संख्या थी वो टोटल 15 थी। यहां से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं। इसके अलावा 14 ईंट के भट्टे हमें प्राप्त हुए हैं। ईंट के भट्टे दोस्तों जहां पर ईंटें बनाई जाती थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहां पर एक ऐसा सब प्राप्त हुआ है जो लकड़ी के ताबूत में रखा गया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लकड़ी के ताबूत में सब प्राप्ति। दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, लकड़ी के ताबूत में सब प्राप्ति। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहां से देख लेते हैं, यहां पे हमें 47 सब प्राप्त हुए, समाधान।
तो दोस्तों यहाँ पर हमें 47 शब्द भी प्राप्त हुए हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ के साक्ष्य। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ चबूतरे प्राप्त हुए, उन पर ओखली लगाने का छेद था। तो दोस्तों यहाँ पर ओखली के भी निशान हमें प्राप्त हुए हैं, ओखली के साक्ष्य। दोस्तों जो ये हमें ओखली के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, इसमें हमें गेहूं और जौ के कुछ छिक्कल भी मिले हैं। तो दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि यहाँ पर यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करने लगे थे। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमें यहां से याद रखने हैं हमेशा। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरे स्थल को देख लेते हैं। यहां से हमारा दोस्तों दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। तो हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई। तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालते हैं मोहनजोदड़ो। दोस्तों जितनी चीजें मैं बता रहा हूं यहां से पहले क्वेश्चन बन चुके हैं, तो दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हमें सारा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे पेपर्स में सभी कुछ नहीं पूछा जाता है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वही हमें पढ़ना है। चलिए दोस्तों हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। यहां से जो हमें प्रमुख वस्तुएं प्राप्त हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम लोग इमारतों के बारे में देख लेते हैं। यहां से हमें एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों, मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध प्रांत में हमें प्राप्त हुआ है, सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में। और यहां पर जो नदी थी दोस्तों सिंधु नदी थी, तो सिंधु नदी के किनारे हमें प्राप्त हुआ है। दोस्तों इससे पहले हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा था, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान में पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में प्राप्त हुआ है। और यहां पर जो नदी थी वो रावी नदी बहती थी, मतलब हड़प्पा जो है वो हमें रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। अब आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे बार बार पेपर्स में पूछी जाती है, यहां पर हमें स्नानागार की प्राप्ति हुई है। दोस्तों अब स्नानागार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए स्नानागार का मतलब होता है एक बहुत बड़ा कुंड। यहां से मैं समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ये एक स्नानागार था और बीच में बहुत ज्यादा गहराई थी इसमें, और इसके उत्तर में ये देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इसके नॉर्थ और साउथ में कुछ सीढ़ियां बनाई गई थी जिनसे लोग नीचे उतर के जाते थे इसमें स्नान करने के लिए। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके चारों तरफ एक बड़ा सा चबूतरा था। यहां देख लेते हैं, ये खाली जगह थी दोस्तों, ये बहुत बड़ा चबूतरा था। और इन चबूतरों के दूसरी तरफ यहां पर हम देखेंगे 2 मंजिली इमारत के निशान हमें मिले हुए। यहां पर जो इमारतें थी चारों तरफ, ये 2 मंजिल थी। यहां से मैं दोस्तों ऐसे लिख दे रहा हूं, चारों तरफ जो मकान हमें प्राप्त हुए वो 2 मंजिली इमारतें थी और यहां पर सीढ़ियां भी बनी हुई थी। तो दोस्तों हम यहां से कह सकते हैं अपने आप में बहुत ज्यादा विकसित सभ्यता थी ये। इसके अलावा दोस्तों एक चीज यहां से और पूछी जाती है, ये जो कुंड है, ये जो स्नान कुंड है, स्नानागार है, इसमें पानी की प्राप्ति कहां से होती थी। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पूरब साइड में एक कुआं था दोस्तों, ये कुआं था, इससे पानी भरा जाता था और पानी फिर स्नानागार में डाला जाता था। तो आप लोग यहां ध्यान रखोगे, यहां पर ये कुआं था। उसके अलावा दोस्तों एक चीज और बताना चाहता हूं, ये जो 2 मंजिल इमारतें थी इनमें कौन लोग रहते थे, इसमें पुरोहित लोग रहते थे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर पुरोहित आवास मिले हैं। दोस्तों मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और दोस्तों देखिए यहां पर क्या क्या साक्ष्य हमें प्राप्त हुए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर हमें सूती वस्त्र मिले हैं, यहां पर ऊनी वस्त्रों की भी प्राप्ति हुई है।
तो दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि आज से लगभग 5000 साल पहले ये लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों को पहनते थे। यहां से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर 6 ईंट के भट्टे प्राप्त हुए हमें। उसके अलावा दोस्तों यहां पर एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। कांसे की मूर्ति, कांसे की महिला की मूर्ति, महिला की मूर्ति। दोस्तों अभी मैं लास्ट में, आप पूरा वीडियो देखिए, मैं आपको कुछ पिक दिखाऊंगा। यहां पे मैं कुछ पिक दिखाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा कांसे की एक महिला की मूर्ति है जो डांस की अवस्था में है, नृत्य की अवस्था में है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, यहां पर हमें पत्थर के योगी की मूर्ति। तो दोस्तों यहां से हमें एक ऐसी मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें एक व्यक्ति को दर्शाया गया है और उस व्यक्ति की दाढ़ी जो है वो अच्छी तरह से संवारी गई है। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको इसकी पिक भी दिखाऊंगा। और ये दोस्तों एक यहां से थोड़ा सा और बताना चाहता हूं, जो योगी है वो एक साल ओढ़े हुए हैं। तो दोस्तों उस समय के कल्चर को शो कर रहा है, यहाँ के लोग कैसे वस्त्र पहनते थे उसको यहाँ पर दिखाया गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इसमें। अच्छा एक चीज और मैं दोस्तों यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों, मृतकों का टीला। दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार हमारे पेपर्स में पूछा गया, पीसीएस में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो यहां से आप लोग ध्यान रखेंगे मृतकों का टीला। इसको मृतकों का टीला दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां से लगभग 57 शव मिले हैं। 57 जो शव मिले हैं ना दोस्तों, वो अस्त व्यस्त दशा में मिले हैं। जैसे जो शव हैं वो जगह जगह पर बिखरे हुए पड़े थे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब सब इधर उधर मिले तो कुछ विद्वानों ने यह भी कहा है कि हो सकता है किसी ने आक्रमण किया हो और इस तरह से ये लोग भाग रहे हैं और इनका पीछे से कत्ल कर दिया हो। यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर बाढ़ आ गई हो और बाढ़ के कारण ये लोग एक जगह से दूसरी जगह बहकर चले गए। तो दोस्तों बहुत सारे रीजंस हैं, विद्वानों के बहुत सारे मत हैं। तो यहां से हमें लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है वो मृतकों का टीला। आगे दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, यहां से हमें चांदी के साक्ष्य भी मिले हैं। यहां से दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये सारे जो भी मैं लिखवा रहा हूं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनको एक एक करके आप लोग नोट करते रहिए दोस्तों। दोस्तों मोहनजोदड़ो में सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। और दोस्तों एक चीज यहां पर और लिख लीजिए, यहां पर अन्नाकार सबसे बड़ी जो इमारत प्राप्त हुई है दोस्तों वो अन्नाकार मिली है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं अन्नाकार की प्राप्ति। और दोस्तों यहां से किसी तरीके का कोई सब जमीन में दबा हुआ नहीं मिला है। जो भी सब मिले हुए हैं दोस्तों चारों तरफ बिखरे हुए मिले हैं, यहां से किसी तरीके का कोई कब्रिस्तान हमें नहीं मिला है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ लिया दोस्तों, ये सारा इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं चनहुदड़ो के बारे में। तो दोस्तों ये चनहुदड़ो जो है इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यहां पर हमें मनके बनाने का कारखाना मिला है। अभी दोस्तों मनके किसको कहते हैं, मनके मोती को कहते हैं दोस्तों। मनके बनाने का कारखाना, यहां से आप लोग दोस्तों इसको नोट भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहां से लिपस्टिक के साक्ष्य भी मिले हमें।
यहां से दोस्तों हमें वक्राकार ईंटें मिली हुई है। ये लोग वक्राकार ईंटों का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और यहां से एक वर्गाकार मुद्रा मिली हुई है दोस्तों, वर्गाकार मुद्रा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक नगर था। तो दोस्तों यहां पर जो लोग थे वो दास्तकार लोग थे। यहां पर लोग जो थे वो दास्तकार दोस्तों किसी चीज को बनाने वाले होते हैं। यहां पर हमें श्रमिक लोगों का भी पता लगा है, दास्तकार और श्रमिक लोग। तो दोस्तों ये चंडमुद्रों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बने हैं, तो आगे भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोग एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं लोथल के बारे में। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट ये स्थल है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं लोथल। तो दोस्तों सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लोथल कहां मिला है हमें। लोथल की जो प्राप्ति हुई है वो गुजरात में मिला है हमें। गुजरात में भोगवा नदी के किनारे। दोस्तों ये नदियां याद रखना, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे। दोस्तों सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहता हूं कि उस समय हमारे पास नल नहीं थे। तो दोस्तों ये जो नदी थी वो लाइफ लाइन थी। मोस्टली जितने भी स्थल मिले हैं वो किसी ना किसी नदी के किनारे मिले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप नदियों के नाम याद रखोगे, उसके बाद ये याद रखोगे कि पानी का जो प्रमुख स्रोत था वो कुएं थे। तो कुएं सबसे ज्यादा कहां से मिले हैं। इससे पहले हमने जो स्थल पढ़ा था मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो से सबसे पहले हमें कुएं की प्राप्ति हुई है। अभी कुछ घरों के अंदर भी कुएं बनाए जाते थे मोहनजोदड़ो में, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं। अब हम लोग लोथल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। अभी आपको एक बात यहां पर समझनी पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि लोथल जो है वो हमें गुजरात में मिला है। तो यहां से हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा गुजरात। अभी गुजरात में ये लोथल की प्राप्ति हुई है। तो लोथल जो है यहां पर आप देखेंगे अरब सागर, इधर देखेंगे आप बंगाल की खाड़ी। तो दोस्तों लोथल जो है वो अरब सागर के किनारे है। तो यहां पर जो सबसे बड़ी बात समझने वाली है, यहां से एक बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। तो दोस्तों पूरी हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल ऐसा है जहां से हमें एक बंदरगाह की प्राप्ति हुई है। तो आप लोग लिख सकते हैं यहां पर हमें एक पोर्ट भी मिला है, बंदरगाह। इसको आप लोग याद रखोगे। दोस्तों यहां से हमें धान या चावल की प्राप्ति हुई है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं चावल की प्राप्ति। यहां से लिख लीजिए दोस्तों। और यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें कुछ हवन कुंड मिले हैं। ऐसा पता लगता था यहां के लोग हवन कुंड से परिचित थे, तो यहां पर ये लोग आग जलाना भी जानते थे। तो हवन कुंड के साक्ष्य भी हमें यहां पर मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहां पर जो हमेशा आयोग के द्वारा पूछी जाती है, हर साल या 2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है, वो ये मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर युग्म समाधि, यहां पर क्या है, युग्म समाधि के उदाहरण मिले हैं, युग्म समाधि के साक्ष्य। दोस्तों युग्म समाधि क्या होती है मैं यहां पर बताना चाहता हूं। यहां पर 2 शब्द ऐसे मिले हैं जो आपस में लिपटे हुए हैं। तो दोस्तों 2 शब्द आपस में लिपटे हैं, यहां से समझ सकते हैं युग्म का मतलब जोड़ा होता है। 2 शब्द आपस में जमीन में इस तरीके से दफनाए गए थे जो आपस में चिपके हुए मिले। तो यहां से आप लोग इसको याद रखेंगे। और दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं। अच्छा यहां मैंने
थोड़ा सा मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, यहाँ मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ये मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो इराक में थी दोस्तों। तो यहाँ मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो लोथल के साथ व्यापार करते थे। तो मेसोपोटामिया की हमें यहाँ पर कुछ मोहरें प्राप्त हुई हैं। मेसोपोटामिया की हमें 3 मोहरें प्राप्त हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, इस समय का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पर आधारित था। इस समय कोई मानक मुद्रा नहीं थी, यहाँ पर कोई पैसे नहीं चलते थे दोस्तों, सिर्फ वस्तुओं का लेन देन होता था। तो यहाँ लोथल के जो लोग हैं वो हमारा जो इराक है, इराक वाले क्षेत्र से व्यापार करते थे। तो यहाँ पर आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे। दोस्तों यहां से मैं आपको कुछ एक चित्र बना के दिखाना चाहता हूं, लोथल को आप बहुत आसानी से कैसे याद कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, अगर सपोज करिए ये लोथल है, ये हमारा शहर है लोथल। अगर हम कभी भी मैप को देखते हैं तो हमारा ये वाला जो साइड होती है वो नॉर्थ साइड होती है, ये साउथ साइड होती है, और ये हमारी ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। तो दोस्तों यहां पर हम लोग देखेंगे लोथल के उत्तर में एक बाजार लगता था, तो यहां पर बाजार के साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखिएगा आप लोग। अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण में हमें एक औद्योगिक नगर मिला है। अगर दोस्तों हम लोग पश्चिम में देखेंगे तो हमें यहां पर 11 कमरे मिले हैं। ये मनके बनाने की फैक्ट्री थी दोस्तों। दोस्तों अगर हम लोग उत्तर और पश्चिम की दिशा में देखेंगे तो यहां पर हमें एक समाधि स्थल मिला है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों समाधि, यहां पर हमें 20 समाधियां मिली हैं। तो दोस्तों आप लोग लोथल को इस तरह से भी याद कर सकते हैं। एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूं, उत्तर में देखेंगे तो हमें बाजार के साक्ष्य मिले हैं। लोथल के अगर दक्षिण में देखेंगे तो हमें औद्योगिक नगर मिला हुआ है। अगर हम पश्चिम में देखेंगे तो हमें 11 कमरों की प्राप्ति हो रही है जिसमें मनके बनाने की फैक्ट्रियां थी। और अगर हम लोग उत्तर और पश्चिम में देखेंगे तो हमें कुछ 20 समाधियों के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो यहां से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। यहां से दोस्तों हमें कुछ और साक्ष्य मिले हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर हाथी दांत का पैमाना मिला है, यहां पर हमें दोस्तों दिशा मापी यंत्र भी मिला है, दिशा मापी यंत्र। तो दोस्तों ये लोग समुद्र में यात्रा करते थे, इसीलिए हमें यहां पर क्या है, दिशा मापी यंत्र भी मिला है। तो दोस्तों इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम दोस्तों एक नए स्थल को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रोपड़। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रोपड़ जो है वो पंजाब में है, पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, ये जितनी भी नदियां मैं आपको पढ़ा रहा हूं इनको आप जरूर याद रखना, क्योंकि नदियों से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी जो पीसीएस का पेपर हुआ था उसमें भी नदियों से, और ये स्थल कहां पर है, मेरे ख्याल से ये रोपड़ के बारे में ही पूछा गया था। तो दोस्तों इन सबको आप लोग याद करते हुए रखना। बाद में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ लिखवा दूंगा जिससे मैं बताऊंगा कि आपको कौन सा स्थान कहां पर है और किस नदी के किनारे है। अभी मैं लास्ट में आपको लिखवाने की कोशिश करूंगा उसको। चलिए हम लोग देखते हैं यहां पर अभी रोपड़ में क्या है। सबसे पहले हमें यहां पर देखना पड़ेगा, यहां मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और
पेपर्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। एकमात्र ऐसा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पर मालिक के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य। यहां से आप लोग लिखते जाइए। यहां पर दोस्तों एक चीज और ध्यान रखनी है, यहां पे शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था। दोस्तों जमीन पर अंडाकार गड्ढा बनाया जाता था, उसमें ये लोग अपने शवों को दफनाते थे। यहां से एक चीज हमें और पता लगती है दोस्तों, यहां पर एक कमरा भी मिला है जिसमें शवों को दफनाया जाता था। तो आप लोग कह सकते हैं एक तरह से ये मकबरे की जैसी डिजाइन हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं शवों को दफनाने के लिए कमरे के साक्ष्य। दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग नए स्थल को देखने जा रहे हैं। यहां पर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कालीबंगा को। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कालीबंगा का अर्थ समझ लेते हैं। कालीबंगा का जो अर्थ होता है वो है काले रंग की चूड़ियां। तो दोस्तों यहां से जितनी भी चूड़ियां प्राप्त हुई हैं उनमें सबसे ज्यादा जो मात्रा प्राप्त हुई है, सबसे ज्यादा जो चूड़ियां मिली है वो हमें काले रंग की मिली है, इसीलिए इसका नाम रख दिया कालीबंगा। दोस्तों एक चीज और समझ लेते हैं, कालीबंगा जो स्थल है वो कहां पर है? राजस्थान में है। राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। दोस्तों अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार पूछा भी जा चुका है, यहां से आप लोग देख लेंगे। यहां से जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझना है वो ये है कि यहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों ये जो जुता हुआ खेत था इसमें चना और सरसों बोई जाती थी। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं चने एवं सरसों के साक्ष्य। इसको लिखते रहिए दोस्तों आप लोग। यहां से दोस्तों हमें कुछ अग्निकुंड भी मिले हैं। दोस्तों ये अग्निकुंड जो है वो एक कच्ची ईंटों का चबूतरे थे, उन पे हमें मिले हुए हैं। यहां से आप लोग लिख सकते हैं। अभी दोस्तों यहां पर एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें। यहां पर दोस्तों जो चीज हमें समझनी है वो ये समझनी है, यहां के लोग कच्ची ईंटों से अपने घर बनाते थे। यहां से लिख देता हूं, घर कच्ची ईंटों के और नालियों में पक्की ईंट। तो दोस्तों यहां से आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करिए। घर जो है वो कच्ची ईंटों के बने होते थे, लेकिन नालियों में ये लोग पक्की ईंटें लगाते थे। यहां से दोस्तों एक पॉइंट हम लोग और लिखते हैं, यहां पर एक फर्श मिला है जो अलंकृत ईंट का एक फर्श मिला है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं अलंकृत ईंट का एक फर्श। दोस्तों इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, इसलिए इस लेक्चर को 1 से 2 बार जरूर देखना। सारे क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे, वरना आपके अंदर इनको पढ़ने के बाद कुछ ऐसी सोच डेवलप हो जाएगी जहां से आप क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं। दोस्तों यहां एक चीज और बताना चाहता हूं, यहां पर एक बच्चे का शव मिला है।
तो बच्चे का एक शब्द मिला है जिसकी खोपड़ी में, जिसके कपाल में 6 छेद थे। तो यहां पर लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि इस तरीके के भी क्वेश्चन आयोग आजकल पूछ रहा है। तो यहां पर बच्चे का एक कंकाल मिला है जिसकी खोपड़ी में 6 छेद थे। इसको आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों कालीबंगा के बाद हम लोग एक नए स्थल को पढ़ने जा रहे हैं, सुरकोतरडा। अब देखिए दोस्तों, ये नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सुरकोतरडा जो स्थल है वो गुजरात में है। यहां की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों वो ये है कि एकमात्र ऐसा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल जहां के लोग घोड़े से परिचित थे। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं घोड़े के अस्थि पंजर भी हमें मिले। घोड़े के अस्थि पंजर की प्राप्ति। यहां से दोस्तों एक चीज और देखेंगे हम लोग, यहां एक सब ऐसा मिला है जिसको ऊपर से पत्थर से ढका हुआ था। तो दोस्तों यहां पर इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन इसको आप लोग जरूर याद रखोगे। घोड़े के अस्थि पंजर एकमात्र जगह से मिले जिसका नाम है सुरकोतरडा। चलो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आगे चलते हैं। अब दोस्तों हम लोग एक नया स्थल पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है बनावली। सबसे पहले दोस्तों आप लोग याद रखोगे हरियाणा के हिसार जिले में मिला है। हरियाणा के हिसार जिले में दोस्तों यहां से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है वो ये है, यहां से वॉश बेसन की प्राप्ति हुई है। वॉश बेसन, वॉश बेसन को आप लोग धवन पात्र भी कहते हैं। धवन पात्र का मतलब समझ लीजिए दोस्तों, जहां पर हम लोग अपने हाथ धोते हैं। तो वॉश बेसन सभी लोग इससे परिचित होंगे, जहां पर हम लोग अपने हाथ वगैरह धोते हैं। तो वॉश बेसन भी हमें मिला हुआ है। आज से लगभग 5000 साल पहले की बात कर रहे हैं, यहां से एक वॉश बेसन की प्राप्ति हुई है। और इसको देख के ये लगता है कि ये किसी बड़े व्यापारी का घर था। तो दोस्तों यहां पर एक घर ऐसा भी मिला है जहां से हमें सोने, चांदी और छोटे छोटे मन के मोतियों के भी साक्ष्य मिले। तो ऐसा लगता है कि यहां पर जौहरी के घर के साक्ष्य मिले, के साक्ष्य। दोस्तों मैं इनको जौहरी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्या है, सोने, चांदी, मोती आदि मिले हैं। दोस्तों इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। यहां से कुछ एक पॉइंट और पूछा जाता दोस्तों, यहां से जौ के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य मिले हैं। यहां से एक चीज और हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलती है, यहां पर एक मिट्टी का हल मिला है। दोस्तों पहले जो हल थे वो मिट्टी के होते थे, यहां के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। दोस्तों इस बात को याद रखोगे, इस समय के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। लोहे की जानकारी आगे होगी, वैदिक काल में होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग याद रखोगे मिट्टी के हल से ही ये लोग क्या करते थे, अपने खेतों को जोता करते थे। यहाँ पर बैलगाड़ी भी मिली है दोस्तों, आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पर मिट्टी का हल भी मिला है, बैलगाड़ी मिली है। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यहां से दोस्तों एक
एक चीज और पूछी जाती है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। यहां से सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहां से बना के आपको दिखा देता हूं। ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो दोस्तों यहां से जो नॉर्थ साइड में, उत्तर साइड में, सबसे उत्तर साइड में जो स्थल मिला हुआ है उसका नाम है मांडा। आप लोग इसको याद रखेंगे, मांडा जम्मू कश्मीर में मिला है। J&K लिख दे रहा हूं, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद अगर हम सबसे दक्षिण में जाते हैं तो दक्षिण में जो स्थल मिला है उसका नाम है दैमाबाद। दोस्तों ये महाराष्ट्र में मिला है हमें, यहां से मैं लिख दे रहा हूं महाराष्ट्र। अभी हम लोग अगर पूरब की बात करेंगे तो पूरब में हमें एक स्थल मिला जिसका नाम है आलमगीरपुर। अगर हम सबसे पश्चिम स्थल की बात करेंगे तो वो है सुतका गेंडोर। दोस्तों यहां से एक चीज हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, कभी कभी हमें नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है और यहां से कुछ स्थल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आलमगीरपुर कहां पर है, मेरठ में है। तो दोस्तों यहां से आप लोग याद रखोगे मेरठ में है तो हमारे यूपी में है, तो यूपी में जब भी क्वेश्चन बनेगा तो यहां से बन सकता है। अभी आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, ये आप लोग याद रखोगे दोस्तों। यहां से एक बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है, आप लोग याद रखोगे हिंडन नदी के किनारे। सुक्का गेंडोर दोस्तों दास्क नदी के किनारे है, दास्क नदी। तो दोस्तों ये दास्क नदी के किनारे। यहां से दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूं आपको, ये जो उत्तर है, उत्तर से दक्षिण में जो भी इसकी लंबाई थी, जहां तक ये सभ्यता फैली थी वो थी 1100 किलोमीटर तक। यहां से मैं लिख दे रहा हूं 1100 किलोमीटर। दोस्तों पूरब से पश्चिम तक जो सभ्यता फैली हुई थी उसकी जो लंबाई थी वो थी 1600 किलोमीटर। दोस्तों एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। तो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों एक चीज हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, इस सभ्यता से हमें, इस सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी वो चित्रात्मक लिपि थी। दोस्तों यहां से मैं लिख देता हूं चित्रात्मक लिपि थी। और दोस्तों ये लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है, इसमें क्या अक्षर थे आज तक किसी को पता नहीं है। लगभग 250 अक्षर थे इसमें, 250 अक्षर थे और अक्षरों को इस तरीके से बनाया गया था, एक दूसरे को इस तरह से काट रहे थे। तो कुछ लोगों ने बोला ये लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। जाती थी। दोस्तों ये भी आप लोग याद रखोगे, क्योंकि जो चिन्ह है वो इस तरीके से काटते थे तो ऐसा लगता था कि ये लिपि दाएं से बाएं लिखी गई है, जैसे दोस्तों उर्दू लिखी जाती है। अब देखिए दोस्तों कुछ और इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहां से देख लेते हैं। यहां से जो चीज हमें समझनी है वो ये है कि यहां पर समाधान थे, कुछ समाधान थे, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। यहां पर 3 तरीके के समाधान हमें देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से देखिए आप लोग। एक तो पूर्ण समाधान, सब ऐसे लिख दिए समाधिकरण। दूसरा दोस्तों हमें आंशिक समाधिकरण, तीसरा दोस्तों जो हमें देखने को मिलता है वो है दाह संस्कार, दाह समाधिकरण। अब दोस्तों इसको समझ लेने की कोशिश करते हैं जल्दी से। पूर्ण समाधिकरण का मतलब ये होता है कि जो डेड बॉडी है या जो शव है उसको पूरी तरीके से जमीन में दबा देना, ये है हमारा पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण का मतलब ये है कि दोस्तों ये लोग क्या करते थे, अपनी डेड बॉडी को कहीं जंगल में छोड़ देते थे, जंगल में रख देते थे और जानवर और जो पक्षी होते थे वो उस डेड बॉडी को खाते थे, और खाने के बाद जो शेष पार्ट बचता था उसको लाके वो किसी बर्तन में रखकर या किसी पात्र में रख के जमीन में दफना देते थे।
इसको हम लोग कहते थे आंशिक समाधिकरण। अब देखिए दाह समाधिकरण, दाह समाधिकरण का भी मीनिंग यही हुआ दोस्तों कि पहले तो सबको पूरी तरीके से आग लगा के जला दिया और उसके बाद जो अस्थि पंजर बचे या जो हड्डियां बची उसको एक घड़े में रख के या उसको एक पात्र में रख के जमीन में दबा देते थे। तो दोस्तों ये भी आप याद रखोगे, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था दोस्तों। यहां से हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु घाटी की सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है ये भी हमने जानने की कोशिश की। अब दोस्तों मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूं, वो इमेजेस आप देखिए, वो सारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। इनको देख के आपकी समझ और ज्यादा विकसित होगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर के बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो आज के लिए लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। देखिए दोस्तों मैं आपको बता रहा था, मैं लास्ट में कुछ पिक दिखाऊंगा। यहाँ से देखिए ये कांसे की मूर्ति है और ये एक महिला की मूर्ति है जो नृत्य करते हुए हमें प्रतीत होती है। अब देखिए हम लोग एक मूर्ति को और देखते हैं, ये पत्थर की मूर्ति है और ये किसी योगी की मूर्ति है। इसको आप सही से देखेंगे तो इसके आधे नेत्र खुले हुए हैं और ये एक साल को पहने हुए हैं। और ये साल देखिए, इस पर कुछ डिजाइन भी बनी। पिक्चर को देखेंगे, देखिए ये दोस्तों एक पिक है जो स्नानागार की पिक है और ये भी हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जैसा कि हम लोग अभी पढ़ चुके थे। और आप इसके उत्तर साइड में देखेंगे कुछ सीढ़ियां हमें दिखाई देती हैं, जहां से लोग सीढ़ियों से नीचे उतर कर जाते थे स्नान करने के लिए। और ये पूरा कुंड है, इसमें चारों तरफ पानी भरा रहता था। यहां से आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों एक मोहर थी, उसका एक चिन्ह दिखा रहा हूं आपको। ये पशुपति जी की मूर्ति है और इनके सर पे देखिए सींग है और इनके चारों तरफ देखिए जानवरों के चित्र हमें देखने को मिल रहे हैं। यहां देखिए हाथी, बाघ, भैंसा, ये चित्र हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं। बाघ, हाथी, भैंसा और गेंडा। इसके नीचे देख सकते हैं आप लोग, ये दो हिरन हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों हम लोग एक